नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। इस चरण में 5 सीटें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की हैं, तो 4 सीटें पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी से सटी हुई हैं। वाराणसी का असर पूर्वांचल समेत इससे सटे बिहार के इलाकों पर भी पड़ता है। ऐसे में वाराणसी के जरिए पूर्वांचल को साधने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संयुक्त जनसभा की। इस दौरान राहुल अखिलेश की जोड़ी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर आरोपों की बौछार कर दी। वहीं पूर्वांचल में सीएम योगी ने अपने गृह नगर गोरखपुर में और मिर्जापुर में चुनावी रैली कर विपक्ष पर निशाना साधा। दरअसल 7वें चरण की चुनावी अग्नि परीक्षा पूर्वांचल के रण में होनी है, जहां पर बीजेपी को जातियों के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ना है, तो बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने सियासी आधार को बचाए रखने की है। इंडिया गठबंधन ने पिछड़ों और दलितों के मतदाताओं की निर्णायक भूमिका को देखते हुए दांव खेला है। ऐसे में देखना है कि यूपी के फाइनल चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन पूर्वांचल का बेड़ा पार करेगा। लोकसभा चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई थी और अंत पूर्वांचल से हो रहा है। 1 जून को पूर्वांचल में आखिरी चरण का चुनाव है और इस चरण में देश की सबसे बड़ी चुनावी जंग है। वाराणसी से पीएम मोदी बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजर वाराणसी पर है, जब यहाँ 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होगी। पीएम मोदी के गढ़ में इंडिया गठबंधन ने अजय राय को प्रत्याशी बनाया है। मंगलवार को कांग्रेस के अजय राय का हाथ मजबूत करने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संयुक्त जनसभा की। राहुल अखिलेश की जोड़ी ने वाराणसी लोकसभा सीट के प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में वोट की अपील की, साथ ही बीजेपी और पीएम मोदी पर आरोपों की बौछार कर दी। हमारे लखनऊ वाले वो जब योगा करते थे तो वो डगमगा जाते थे। अब तो सुनने में आया है कि काशी के डर से, क्यूटो के हार के डर से उनकी जवान भी डगमगाने लगी है और कैसी कैसी बातें कहने लगे हैं। ये देश की जनता उनकी नकारात्मक राजनीति को सुनना नहीं चाहती है। जिन्होंने बहुत कुछ सुनाया और कहा कि अच्छे दिन आएंगे, बनारस वाले जानते होंगे कि उनके अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के लोग आपको भरोसा दिला सकते हैं, जो अच्छे दिन की बात कर रहे थे, अच्छे दिन नहीं लाए। कम से कम हम गठबंधन के लोग आप क्यूटो से जिता देना, हम खुशियों का दिन लेकर के आएंगे। नरेंद्र मोदी परमात्मा जी ने भेजा है मिशन पर। अच्छा, मिशन कौन सा? नरेंद्र मोदी जी के अजीब से परमात्मा है। वो अदानी जी का काम करवाते हैं, अंबानी का काम कराते हैं, अरबपतियों का काम कराते हैं, बनारसी साड़ी जो बनाते हैं, बनारसी पान जो बनाते हैं, उन पर जीएसटी लगा देते हैं, यहां गरीब किसानों की जमीन छीन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये आपके जो परमात्मा है, ये कैसे परमात्मा है? और काशी के किसानों, आप अच्छी तरह सुन लो, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं और पहली बार काशी के किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने जा रही है। सही दाम मिलेगा आपको, अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, जो भी आप उगाते हो उसके लिए आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिलेगी। वहीं पूर्वांचल के रण में बीजेपी की ओर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली। सीएम योगी ने गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन के लिए चुनावी रैली की, तो दूसरी जनसभा मिर्जापुर में कर अपना दल प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के समर्थन में वोट की अपील की।
इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर निशाना साधा। अब तो देश के अंदर कहीं दंगा होता है, उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों को बुलाया जाता है दंगाइयों को कायदे से ठुकाई करने के लिए, और वो जाते हैं वहां। जैसे ही यूपी पीएससी का नाम आता है तो बहनों और भाइयों, दंगाई सब ढीले पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं और दंगा शांत हो जाता है। और दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून को आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। पूर्वांचल की जिन सीटों पर वोटिंग है उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट शामिल हैं। इस चरण में 5 सीटें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की हैं। पूर्वांचल की सभी सीटों पर ओबीसी और दलितों का प्रभाव ज्यादा है। पिछड़ा इलाका होने के बावजूद पूर्वांचल में बिरादरी फर्स्ट, दल सेकंड और मुद्दा लास्ट है। जातियों में गुथी यहाँ की राजनीति में हर सवाल का जवाब जाति ही है। फिर चाहे रोजगार, आरक्षण, विकास या कोई दूसरा मुद्दा हो, पूर्वांचल पिछड़ी, अति पिछड़ी, सवर्ण, दलित और MY समीकरण का कॉकटेल है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण वाली रॉबर्ट्सगंज की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो बांसगांव अनुसूचित जाति के लिए, चंदौली, बलिया, गाजीपुर और देवरिया सीटों पर पिछड़ों में यादव मतदाता बड़ी संख्या में हैं, तो सलेमपुर और कुशीनगर में मौर्य, कुशवाहा बिरादरी के खासे वोट हैं, जबकि मिर्जापुर, महाराजगंज में कुर्मी और निषाद मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। पूर्वांचल में पाई जाने वाली पिछड़ी जाति सैंथवार भी अच्छी खासी संख्या में कुशीनगर, देवरिया और सलेमपुर के साथ ही बांसगांव में है। घोसी और गाजीपुर में भूमिहार, राजभर और चौहान वोटर ठीक ठाक हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी पूर्वांचल में 7वें चरण की 13 में से 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल एस ने जीती थी और 2 सीटें बसपा को मिली थी। बसपा ने गाजीपुर और घोसी सीटें जीती थी, तो अपना दल एस ने मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज जीती थी, जबकि सपा और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। अब 2024 में पूर्वांचल की 13 सीटों पर जीत के लिए एनडीए और विपक्षी गठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी है। पूर्वांचल के रण में रैलियों की भरमार है, आरोप प्रत्यारोप की बौछार है। अब देखना है कि मतदान के दिन 1 जून को पूर्वांचल की जनता किसके साथ खड़ी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण का रन 1 जून को होगा और इस चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनुप्रिया पटेल, महेंद्रनाथ पांडे, पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, कांग्रेस लीडर अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अभिनेता रवि किशन जैसे प्रमुख नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की शेष 57 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस मतदान के साथ ही लगभग 2 महीने से चला आ रहा चुनावी रण समाप्त हो जाएगा। इस रण में किसके हाथ लगी बाजी और कौन रहा सत्ता के सुख से दूर, 4 जून को वोटों की गिनती के साथ ही ये भी साफ हो जाएगा। तो पूर्वांचल के रण को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। कई विशेष अतिथि हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता डॉक्टर शिव कुमार दुबे जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और अब से कुछ ही देर बाद इस डिबेट में हमारे साथ चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शाही जी, अंतिम चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और इन 13 सीटों में वो सीटें भी शामिल हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व है। 1 जून के पीएम मोदी की
सीट वाराणसी और योगी का गढ़ गोरखपुर में भी वोट डाले जाएंगे। गोरखपुर लोकसभा सीट पर योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन यहां से सांसद हैं और इस बार भी वो फिर से मैदान में हैं। इन सीटों को लेकर आप पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, पर इंडी गठबंधन आपको पहले ही काशी सीट पर जिता चुका है। अखिलेश क्योंकि बार बार मंचों से यही कह रहे हैं कि हम 79 सीट पर जीत रहे हैं, मतलब वो मान चुके हैं कि काशी की सीट पर उनके गठबंधन के साथी हार रहे हैं। नहीं, अभी देखिए उनको मानना नहीं है। अभी बाद में उनका बयान बदल गया, वो काशी भी जीत रहे हैं। उन्होंने अभी कहा है काशी भी हम जीत रहे हैं। तो ये एक बताता है कि किस तरीके से हताशा है इंडिया अलायंस के लोगों में कि अब 80 की 80 जीत रहे हैं। आज तक इतिहास में जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से क्या उन्होंने 40 से ऊपर कभी जीता है? 80 की बात कर रहे हैं। इतिहास को देखें, पार्टी के लोग भी उनके ऊपर हंसते हैं। कार्यकर्ता जो हमारे साथ मिलते हैं, हमारे भी मित्र हैं समाजवादी पार्टी में, वो हंसते हैं। किस तरीके की बात करते हैं, ये हसीन सपने किस तरीके से देखा जाता है, ये बड़ा ही विचित्र जो है वो है। अभी देखिए बनारस गए ये लोग, इन लोगों का चुनाव जीतने का क्या है? पूर्वांचल में एक आस्था है। पूर्वांचल अब जैसे ही अयोध्या से आगे बढ़ेंगी पूर्वांचल का इलाका चालू हो जाता है। रामचंद्र जी से लेकर और काशी विश्वनाथ तक वहाँ है। काशी में ये लोग दोनों लड़कों की जोड़ी है। ये लड़के गए अपना वहाँ पर, और एक प्रियंका वाड्रा जी गई, डिम्पल जी गई, लेकिन किसी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं किए। ये राजनीति देकर चले आए। तो काशी विश्वनाथ को जिसने इग्नोर किया, जिसने रामलला को इग्नोर किया, समाज उनको इग्नोर करेगा, जनता उनको इग्नोर करेगी। ये हाय हाय करने की बात नहीं है। रेसू जी, मैं चैलेंज से आज कहता हूँ। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर। दुबे जी, अभी आपने सुना शाही जी कह रहे हैं कि आपने तो काशी में भगवान के दर्शन नहीं किए, इससे पहले आपने राम को ही नकार दिया, उनके अस्तित्व को आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में जनता आपको कैसे सहयोग करेगी, कैसे साथ देगी, कैसे वोट देगी? ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोले जनता वो ही करे, और ये तो संभव नहीं है। हिटलर जैसे लोग चले गए और मतलब दुनिया में कई ऐसी ताकतें हुई जो जनता को पूरी तरीके से अपने पक्ष में नहीं ला पाए, जबरदस्ती। तो भारतीय जनता पार्टी की तो विसात क्या है? खैर, इनके अकॉर्डिंग अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप देशद्रोही भी हो जाते हैं। अगर न्यूज चैनल 2 मिनट के लिए ऐसा बोलने लगे कि भारतीय जनता पार्टी सही काम नहीं कर रही है, राम मंदिर का जो चलाने, न्यूज चैनल की बात छोड़िए सर, आप अपनी बात करिए ना। नहीं, आप अपनी बात करिए। अभी जो उन्होंने कहा उस बात पर जवाब दे दीजिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। बाकी चैनल का काम चैनल के ऊपर छोड़ दीजिए। अरे उसी से रिलेटेड तो है, पूरी बात सुनेंगे तभी तो उसका निचोड़ आएगा ना, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप ये कहना चालू कर देंगे, हम लोग तो बोलते ही हैं और शंकराचार्य जी भी ने कहा है, लेकिन अगर पूरी मीडिया निष्पक्ष तौर पर अगर ये कहने लगे वास्तव में शंकराचार्य जी ने सही कहा था, तो आप भी दुश्मन हो जाएंगे इनके। नहीं देखिए, समझिए, निष्पक्षता का पैमाना तय करने वाले ना आप है ना वो है। निष्पक्षता का पाठ आप मत पढ़ाइए। 2 सीटें थी, 2 सीटें जो आज ये बोल रहे हैं ना कि 80 सीटें क्या जीतेंगे, इनकी कभी पूरे हिंदुस्तान में 2 सीटें थी और वो 2 सीट से आज ये इतने हो पाए हैं। और अब जैसे रावण का अहंकार हो गया था कि त्रिलोक में उसी का शासन चलेगा, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को त्रिलोक का शासन ऐसा लग रहा है। तो आप रावण की संज्ञा यहाँ पर किसको देना चाह रहे हैं? नाम भी बता दीजिए, किसको रावण कहना चाह रहे हैं, खुलकर बोल दीजिए जरा। तो मैं अरे भारतीय जनता पार्टी का तो नाम ले तो रहा हूँ मैं। नहीं, किसी अगर एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए भी बोलना चाह रहे हैं तो आप लोग तो डरते नहीं है, खुलकर बोलिए किसके लिए बोलना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए अभी आप सुनिए। रावण क्या कौन कौन था? मेघनाथ था, मालवन थे, और उसके अजकुमार था, प्रयाग थे, कितने लड़के थे और कई और भी लोग थे उसके यहाँ, अच्छे अच्छे योद्धा थे। तो कहने का मतलब रावण था और वो हमारा था भगवान राम ने। कहने का मतलब
इनके यहाँ अगर जो पहला बोलेगा वो ही पूरी चैन बोलेगी, जिस तरीके के रावत के यहाँ बोलते थे। तो कहने का देखिए शाही जी, आप तो मतलब बेवजह के बेबुनियाद आरोप इनके ऊपर लगाते हैं। आप कहते हैं कि ये राम को नहीं मानते, इनको तो पूरी रामायण देखिए पूरी जुबानी रटी हुई है। देखिए रेसू जी, शिव कुमार जी भले ही कुछ कह रहे हो, लेकिन मैंने तो इतिहास का उदाहरण लेके कहा, मैंने सबूतों के साथ पेश किया। अभी काशी गए थे ना, आज ही या कल में गए थे दोनों नेता, वो माननीय मुलायम सिंह का गए थे, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, क्षमा मांग लेते किसी सभा में कि भाई मैं हम लोग शिव के दर्शन करने नहीं जा पाए, राम के यहाँ तो जो है नहीं जाए। यही माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। देखिए मैं यहाँ रुकना चाहूंगी, शाही जी मैं रुकना चाहूंगी। मुलायम सिंह जी अब हमारे बीच नहीं है, वो एक दिवंगत नेता है, उनके बारे में बात ना करें। नहीं देखिए, उस विषय को छोड़ दीजिए। इतिहास में देखिए अभी वर्तमान की बात करिए सर। तो इतिहास में लाल के संगवारी जिन्ना की मजाक में गए थे, कोई हमारे बीच में नहीं है। वर्तमान की बात करिए सर, 13 सीटों को लेकर बात करिए, मुद्दे को भटकाइए। हमारे बीच में नहीं है, उदाहरण तो इतिहास का ही दिया जाता है। गोली क्या हम जमाना भूल जाएगा कि समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री ने जो है गोली चलवाई थी, कार सेवकों को मरवाया था। ठीक है सर, उन्होंने अपने समय में बहुत अच्छे भी कुछ कार्य किए होंगे, लेकिन आप एक ही बात को मतलब हर डिबेट में उठाएं, वो भी उचित नहीं है। कुछ अच्छे कार्य भी उन्होंने अपने समय में किए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं किए होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जो है वो रावण हो गई है। इस पर जवाब दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, रावण का काम मैं गिनवा रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। आप हमको टोक रही हैं, चलिए दिवंगत नेता की बात न करें, तो हम तो कह रहे हैं कि हमने भी तो अच्छे काम किए हैं, तो ये क्यों नहीं गिनवाते? जिंदा की बात करता हूँ मैं, जिंदा की बात करता हूँ। सुन लीजिए दुबे जी, देखिए मैंने उदाहरण के साथ बात किया, शंकराचार्य जी को पिटवाने वाली समाजवादी पार्टी, और मैं उदाहरण क्यों ना दूं मुलायम सिंह यादव का। उन्होंने लखनऊ में कैंट में चुनाव हो रहा था, उन्होंने कहा कि हमने इतने हिंदुओं को मरवाया, और भी मरवाना पड़ता तो हम मरवाते, तो उदाहरण लिया जाएगा, चाहे वो मरे हो या जिंदा हो। गलत किया है तो गलत किया है, अच्छाई जो होगी उसके लिए हमने पद्म अवार्ड भी दिया है उनको, जो अच्छाई थी उसके लिए। आप इस चीज को समझिए। हमारा कहने का मतलब है, अभी सब लोग गए, वहां पर नहीं गए, और हमको अगर ये रावण कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। आज बड़े मंगल का पहला दिन है, 4 जून को दूसरा बड़ा मंगल है। हनुमान जी राम के सेवक हैं, वो गदा चलाएंगे, और ये लोग हवा में नहीं पाएंगे। ये लोग जैसे रावण उड़ गया था, सर किसका मंगल होगा, किसका अमंगल होगा, और हनुमान जी किस पर गदा चलाएंगे, ये तो हनुमान जी जाने और इस देश की जनता जाने। उस बारे में तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन विजय कौशिक जी, जनता ही हनुमान के रूप में देश की जनता ही है। ठीक है सर, वापस से आऊंगी आप दोनों के पास, आऊंगी सर, वापस से आऊंगी, मौका मिलेगा आपको। विजय कौशिक जी भी हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं, उनसे भी चर्चा करनी है। विजय कौशिक जी, जब आपके सहयोगी पहले ही काशी सीट पर हार मान चुके हैं, तो आप अजय राय को बार बार मैदान में उतारकर उनकी जगहसाई क्यों कराना चाहते हैं, और फिर क्यों काशी की सीट पर इतना प्रचार कर रहे हैं, जब पहले ही कह रहे हैं कि काशी के अलावा बाकी सीटों पर तो हम जीत रहे हैं। उसके बाद भी खूब प्रचार किया जा रहा है। अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, डिम्पल यादव पहुंची हुई थी, प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी, और एक तरफ आप बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं बाकी सीटें हम जीत रहे हैं। काशी पर वो पहले ही कह रहे हैं कि हम ये सीट तो पहले ही छोड़ चुके हैं, कि वहां हम नहीं जीत रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमलावर, देश के ऊपर हमला करने वाला अगर हमसे ताकतवर है, तो क्या हम युद्ध न लड़े या संघर्ष ना करें, अपने घर बैठ जाएं? माना आज मोदी जी धन बल के दम पर, सीबीआई ईडी के दम पर ताकतवर बने हुए हैं, तो क्या इसका मतलब उनके खिलाफ चुनाव में हम जनता के बीच में ना जाएं? क्या हम जनता को उनकी हकीकत ना बताएं कि किस तरह उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, बेरोजगारी महंगाई की दलदल में धकेल दिया, देश के आर्थिक सिस्टम को खोखला कर दिया, लोगों को टैक्स की मार से बर्बाद कर दिया? क्या हम ये ना बताएं? अरे सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रति जो हमारा फर्ज है, चाहे वो किसी भी नजरिए से आप देखें, उसको पूरा करना हर विपक्षी पार्टी का धर्म है। अगर मोदी जी विपक्ष में होते और हम सत्ता में होते और काशी से लड़ रहे होते, तो क्या मोदी जी चूड़ियां पहनकर अपने घर बैठ जाते? सर ये चूड़ियों वाली बात कहाँ से आई? मतलब ये क्या मतलब ये चूड़ियों वाली बात स्वाभिमान से जुड़ी हुई बात है कि मुद्दा मतलब जो कमजोर होते हैं वो चूड़ियां पहनते हैं क्या? निश्चित तौर पर जिन्होंने मन तो जितनी महिलाएं से हिंदुस्तान में चूड़ियां पहनती हैं, वो सब कमजोर है क्या?
नहीं देखिए, मैंने भी चूड़ी पहनी हुई है सर, मैंने भी चूड़ी सुनिए, पहनी हुई है। कमजोर है क्या इस सुनिए, देश की महिलाएं? नहीं, आपने जो चूड़ी पहनी हुई है वो परिवार की और देश की रक्षा के लिए पहनी ये हुई कौन सा है। तरीका हुआ? ये कौन सा तरीका हुआ सर? महिलाओं को कमजोर समझ नहीं, सुनिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता विजय हूँ कौशिक जी कि महिला जब चूड़ी पहनती है तो अपने परिवार की रक्षा के लिए ये एक तरीके से उसका रक्षा सूत्र होता है, बजाय आप चूड़ियों की बात करने ठीक है। लगे। और ये तो दूसरी सीधे बात, सीधे ये तो सीधे अगर- सीधे आप अपमान कर रहे हैं, देश की हर महिला का अपमान कर रहे हैं इस तरीके मेरी से। बात सुनिए ना, इनकी पुरानी आप मेरी बात को घुमाना चाहती हैं। नहीं घुमाना तो मैं मेरे क्यों पास चाहूंगी उस सर? बात का आपको कोई हल नहीं है। ये आपको बात कहना सुनिए। आपको शोभा देता है? आपको ये बात कहनी अरे- नहीं चाहिए थी। अच्छा, तो एक काम कीजिए ना, जो हमारे देश की किताबों के अंदर ये जो चूड़ी पहन ली और इस तरह के जो शब्द इन्हें हटा अरे दीजिए। जब लिखा गया था तब वो ये क्या उन लिखा गया था पुरुषों के भाई? लिए इस्तेमाल होता आज नहीं है चूड़ी आज पहनकर घर नारी बैठ हमारे जाएं बराबर की कि हिस्सेदार भाई है। जो उनको हम देश बराबर के लिए का ना लड़कर दर्जा देते हैं, सिर्फ वो भी अपनी मजबूत जान को हैं, अहमियत दे। नौकरी करती हैं, घर चलाती ठीक है। हैं, देश सर चलाती हैं। पूरा सब कुछ देश है भाई। आपको देख रहा है और आपका कितना ज्ञान है, उस ज्ञान को समझ भी रहा है अच्छे तरीके से। हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है समझ रहा मैं इस होगा। पर बहस नहीं करना चाहूंगी आपसे। खैर ठीक चलो, है, क्योंकि बड़ी डिबेट मेहरबानी। पूरी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं और तो एक चीज सुनिए, एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिन मुलायम सिंह यादव को हिंदुओं का हत्यारा और बलात्कारियों को शह देने वाला कहा जाता है, उसी बीजेपी ने, आतंकवादियों को जोड़ उसी लीजिए मोदी उसमें। सरकार ने उनको मरणोपरांत पद्मश्री से क्यों सम्मानित किया? ये मोदी जी का कौन सा गिरगिट वाला रंग है कि जिसमें एक खराब छवि वाले व्यक्ति को सम्मानित करें तो परेशानी, सम्मानित क्या नहीं बात कर करें रही हैं तो आप? परेशानी। आप बीजेपी ठीक है की शाही प्रवक्ता है क्या? जी, शाही जी वो कह रहे हैं जब बीजेपी कि उनको शाही जी चोर वो कह रहे हैं बता रही कि गिरगिट की तरह बीजेपी जो है वो रंग बदलती है। जरा इस पर जवाब दे नहीं। दीजिए। हमने अगर माननीय मुलायम सिंह जी ने जो जिस पर आपने भी आपत्ति उठाई थी, अगर गलत काम किया है तो हम उसको भी उठाते हैं। और उन्होंने एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक रक्षा मंत्री के रूप में अगर कुछ अच्छे काम किए हैं उसके लिए देश ने उनको सम्मानित भी किया है। तो हम तो करेंगे राजनीतिक रूप से। अगर उन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा है, हाईकोर्ट ने उनके ऊपर डांटा है कि क्या आप पद्म पुरस्कार देंगे, तो हम कहेंगे कि उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट आतंकवादियों को जो है छोड़ दिया जाए। हम ये जरूर कहेंगे कि शंकराचार्य को लाठियों से पिटवाने वाले वही लोग समाजवादी वाले लोग थे। तो जब बुरे जो काम किए उन्होंने अखबारों में निकला था। और कैंट वाली जो मैंने घटना बताई आपसे रेसू जी, वो सत्य घटना है। उन्होंने कहा मैंने इतने हिंदुओं को मरवाया था और क्या करता, जरूरत पड़ती तो और मरवाता। तो ये सब घटना एक साक्ष्य के साथ उपस्थित है। अरे तो हम हिंदुओं दोनों को पार्टी मरवाने की बात वाले को करते हैं। सम्मानित कर रहे हैं, आप हमने खुद उनको मान रहे हैं अच्छे कि अच्छे हिंदुओं काम को के लिए मरवाने सम्मानित वाले भी किया व्यक्ति को है। आपने पद्मश्री से सम्मानित किया। मैंने कहा ना कि देश के रक्षा मंत्री के रूप में उनके 1% के भी अच्छे काम होंगे, उसके लिए उनको पद्म पुरस्कार। कोई था नेता उनके तरह, जरा बताइए समाजवादी? मुझे लगता है अच्छाइयां भी देश को थी। नौटंकी हम बना ये दिया नहीं भाजपा देखते ने। हैं, सुनिए कौशिक जी, हम आपकी तरह संविधान लेकर नहीं घूमते हैं कि जो आप लोग संविधान के आ रही हत्यारे उसके बाद हैं आप ही के पास आ रही और हूँ, सिर्फ शिव कुमार संविधान जी। की बात करते हैं आप लोग कि संविधान की हत्या हो रही है। हत्या आपने किया, हम ठीक। वो काम नहीं करते हैं। ठीक है शाही जी, अच्छे को वापस से अच्छा, आपके पास बुरे को आऊंगी। बुरा लेकिन शिव कुमार दुबे जी, क्योंकि देखिए जो सवाल मैंने अभी यहाँ पर किया, विजय कौशिक जी वो उस बात का सही तौर पर मुझे जवाब नहीं दे पाए। अजय राय पिछले 2 बार से काशी में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उसके बाद भी उन्होंने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए एक बार फिर कोशिश करते हुए काशी के चुनावी मैदान को ही चुना। बीच बवर फंसे हुए इस दौरान अजय राय लगातार किनारे आने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पहले ही उनकी पराजय घोषित करके उनका मनोबल घटाने का कार्य कर रहे हैं। क्यों? मुझसे सवाल है जी देखिए, पहले तो मैं साहिब जी की सवाल का एक बात का जवाब देना चाहूंगा। 5 शायद और चम्बल का एकदम नामचीन डकैत, अब उसको ये क्या कहेंगे? वो तो बहुत अच्छा आदमी था, इंडिया के लिए देश में वो चैंपियन था, लेकिन परिस्थितियों ने उसको क्या किया है, कई पुलिस वालों की हत्याएं की थी, तो उनको ये क्या कहेंगे? कहने का मतलब ये है कि नेताजी ने ये नहीं कहा। आप नृपेंद्र मिश्रा के उस इंटरव्यू को देखिए जिसमें नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि लखनऊ से ऐसा कोई भी शासन आदेश नहीं पारित हुआ था जिसमें कि काट सेवकों पे गोली चलवाई जाए, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर था। तो इस तरीके की भ्रामक वस्तुएं मामले मत बनाइए।
जनता को सही जो चीज है वो बताइए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया के थ्रू ही मेरे को मालूम चला है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को कबूल किया था नृपेंद्र मिश्रा जी ने। ये भी बात छोड़िए, ये भी कुमार जी। तो ये इंटरव्यू आपने सुना दुबे जी, ये इंटरव्यू आपने सुना या ये भी आप कह रहे हैं कि बस ऐसे ही मतलब हमें सुनने को आ गया, किसी ने बता दिया, आपने सुना? ठीक है, देखा है। और वो तो नेशनल न्यूज बनी थी मैडम, वो तो नेशनल न्यूज। ठीक है सर, सबने नहीं देखी होगी ना, सबने नहीं देखी होगी, आपने देखी, अच्छी बात है, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। शाही जी, अयोध्या में ही शाही जी वो कह रहे हैं कि आप लगातार इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, भ्रामक बातें करते हैं चुनाव के समय में। एकदम मैं कहता हूँ कि शिव कुमार जी की इस बातों को हम एक क्षण के लिए मान भी लेते हैं। तो क्या मुलायम सिंह यादव जी ने कैंट विधानसभा में कहा नहीं था कि हमने तो इतने हिंदुओं को मरवा दिया, जरूरत पड़ती तो और मरवाता, क्या कर सकता हूँ और मुसलमानों की नहीं? ये बयान था कि नहीं था? और अखबार की कटिंग है मेरे पास, हम भेज देंगे सबके पास। अखबारों में उन्होंने कहा जब आदेश दिया नहीं था, आदेश दिया नहीं था तो कैसे वहाँ पर गोली चल गई? ये कैसे हो सकता है? मोदी जी का वो स्टेटमेंट याद होंगे अभी, वो खैर छोड़िए, अच्छा नहीं लगता है। तो वो देखिए, ठीक है सर, आखिरी चरण का रन है और हम सब भटक रहे हैं, आधा घंटा पूरा बीतने को जा रहा है, लेकिन जिस चरण की हमें बात करनी चाहिए थी उस पर यहाँ पर बात नहीं हो रही है। शाही जी आज काशी पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही, और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, इसके साथ ही प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए दोनों कहते हुए नजर आए कि काशी के डर से मोदी की जुबान लड़खड़ाने लगी है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जी देखिए, अभी 2 चुनाव हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव, शालिनी यादव वहां चुनाव लड़ी, अखिलेश जी की पार्टी से अजय राय चुनाव लड़े, अजय राय तीसरे नंबर पर रहे। आपने सारी चीजें बता दी, कहने की बात नहीं। अरविंद केजरीवाल जी भी पहुंचे थे, 2 लाख से ऊपर वोट नहीं पाए, वो भी वहां से जाकर धूल धूसरित होकर वापस चले गए। माननीय प्रधानमंत्री जी को काशी ने अपनाया है और काशी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनाया है। वहां पर जाने के लिए, वहां पर चुनाव लड़ने के लिए, वहां के विकास करने के लिए एक एमपी के रूप में उन्होंने काशी को बहुत कुछ दिया है। काशी में जो आज चीजें, जो सुविधाएं दिख रही हैं, नमो घाट हो, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो, या सबसे बड़ी बात है काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है, वो सिर्फ एक आस्था का केंद्र तो है ही है। उस कॉरिडोर से उत्तर प्रदेश के राजस्व में जो बढ़ोतरी हुई है, रिकॉर्ड 11 करोड़ वहां पर पर्यटक आए हैं, रिकॉर्ड। तो ये चीजें हम लोग जो काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश लैंडलॉक स्टेट है, सड़कें बनाना पूरे उत्तर प्रदेश में ये योगी जी ने और माननीय मोदी जी ने शुरू किया है कि इतनी 4 लेन आज दिख रही है। एक 4 लेन बनाया था, मैं कहता हूँ, खुले मन से कहता हूँ कि आगरा से लखनऊ तक जो बनाया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अखिलेश जी ने, मायावती जी ने बहुत अच्छा काम किया उधर। लेकिन 1-2 एक्सप्रेस वे थे और आज 18-19 पे काम चल रहा है, 7-8 तो चालू हो चुके हैं। ठीक है, कम से कम आपने क्रेडिट तो दिया, आपने ये तो कम से कम माना कि इन लोगों ने भी अपने कार्यकाल में कुछ कार्य किया था, वरना बाकी प्रवक्ता तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं होते कि सपा और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ कार्य किया है। जिस तरीके से विजय कौशिक जी, हम यहाँ पर देखें, अगर पिछले बार की बात करें तो जिन सीटों पर पूर्वांचल में मतदान है, वहां की सीटों पर आपका खाता भी नहीं खुला। क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा? तौर पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे देश में बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से मुजरे पर उतर आए हैं और पूरा देश देख रहा है भाई, जबकि उन्हें महंगाई पर बात करनी चाहिए थी, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए थी, उन्हें बताना चाहिए था कि वो जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था उसका क्या रहा, जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था उनका क्या रहा, जो बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर को क्रॉस कर चुकी है, अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर गई, उसका क्या रहा। उन्हें बताना चाहिए था कि पीएम केयर्स में जो लोगों का पैसा जमा हुआ था वो उसकी पावर्स आज किसके पास है। तो मोदी जी जो है झूठ 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 और देश को विदेशी कर्ज में डुबोकर आज इस हालात में ले आए हैं कि कभी भी देश की इकोनॉमी जो है खत्म हो सकती है। और आप ये लगाइए कि एक बच्चे की पढ़ाई पर आज 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का खर्चा हो रहा है और मोदी जी उससे कह रहे हैं कि पकौड़े तलो। तो मोदी जी अगर आपको पकौड़े तलवाने हैं तो ये सारे इंस्टीट्यूट बंद कर दीजिए जिनमें 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए बच्चों को इंजीनियर बनाने में, डॉक्टर बनाने में और दूसरी चीजों पर खर्चा हो रहा है। अगर आप योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं दे सकते तो,
और टैक्सों की मार तो इतनी, ना इन्होंने चावल छोड़ रखा, ना दूध छोड़ रखा। रेलवे की टिकटों का आप देख लीजिए, महंगाई कहाँ से कहाँ इन्होंने पहुंचा दी। तो कुल हालात मिलाकर बहुत आपका खराब कहना है कि हालात खराब हैं और जो तमाम मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। शाही जी, मैं आऊंगी आपके पास और जवाब आपसे जरूर मैं यहाँ पर लूंगी, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। सर, हर बार की तरह इस बार का जो चुनाव है वो एकदम अलग है। पूरा चुनाव जो है वो मोदी की गारंटी और इंडिया गठबंधन के दावों के इर्द गिर्द घूम रहा है। आपने भी इससे पहले कई लोकसभा के चुनाव देखे हैं, इस बार के चुनावों का विश्लेषण किस तरीके से आप करेंगे और यूपी की इन सीटों पर इस बार की चुनावी जंग को किस तरीके से देख रहे हैं, जिन सीटों पर आखिरी चरण का रन शेष है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि लास्ट चरण का, तो अभी तक जो देखने का माहौल मिला है उसमें लोगों का रुझान कम है वोट डालने का, जिसकी वजह से परसेंटेज जो है कम आया है और लोगों में कुछ नाराजगी भी है। लेकिन ये भी देखा गया है कि लास्ट में जाके जब वोट डालते हैं तो मोदी जी के नाम पर जाकर वो गुस्सा शांत हो जाता है, जबकि लोकल लोगों से वो खुश नहीं है, लेकिन कैंडिडेट से भी खुश नहीं है, लेकिन लास्ट में जाकर मोदी जी के नाम पर वो वोट दबाते हैं बटन। तो ये देखने को मिला है। और कई बार चूंकि वातावरण ऐसा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से भी वोट परसेंटेज ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ये देखना होगा कि इस समय लोगों का क्या रुझान है, और रुझान के तहत जो भी पता भी नहीं चल पा रहा है, इस वक्त साइलेंट वोटिंग हो रही है, जो कि न तो किसी को बता रहे हैं न अपने इम्प्रेशन दे रहे हैं, जिससे कि पता चले कि बताता है जो एक दूसरे को बताते हैं कि एक गवर्नमेंट के फेवर में और कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं, लेकिन उससे ये तय नहीं होता है। चाहे वो भीड़ भाड़ हो, सभी नेताओं के साथ भीड़ भाड़ है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितने वोट किसको मिलेंगे या टर्नआउट क्या होगा उनका, तो या वोट में बदल पाएंगे ये भीड़ को या नहीं। ये दोनों के साथ देखने को मिल रहा है, भीड़ दोनों के साथ है जी। मतलब आपका कहना है कि इस बार का कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो वोटर हैं वो किस तरफ जा रहे हैं ये कहना फिलहाल इतना आसान नहीं है। सर, कई और मेरे प्रश्न हैं, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन शाही जी, जिस बात के लिए कह रहे थे विजय कौशिक जी कि मुद्दों के बारे में जो बात करनी चाहिए मंचों से प्रधानमंत्री को, वो नहीं कह रहे हैं, और जिन मुद्दों के साथ वो सत्ता में आए थे वो मुद्दे इस बार बिल्कुल गायब हैं। वादे जरूर किए गए लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। यही बातें आज मंच से अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आ रहे थे। काशी में उन्होंने कहा कि अच्छे दिन की आपने बात की थी लेकिन अच्छे दिन आए नहीं, कहां है वो स्मार्ट सिटी? देखिए, ये लोग सिर्फ पूछते हैं, इन लोगों को कोई सच्चाई, जैसे मैंने बड़े स्पष्ट तौर में कहा कि इन्होंने ये काम किया तो किया, जनता के पैसे से जनता का काम करना है, मैंने कहा कि इन्होंने किया, इन्होंने वो भी किया। सफाई में हवाई पट्टी बनवाई, हवाई अड्डा नहीं बनवाया, वहाँ आज उनका प्राइवेट प्लेन उतरता है, ये भी किया उन्होंने। लेकिन आज स्मार्ट सिटी इनको नहीं दिखाई देगी, इनको बुलेट ट्रेन नहीं दिखाई देगी, इनको वंदे भारत नहीं दिखाई देगी, इनको इलेक्ट्रिफिकेशन जो है हजारों का किलोमीटर किया गया वो नहीं दिखाई देगी। इनको जो हम आज करोड़ों खाता खोल दिया हमने, ये जो लूटते थे 85 पैसे इनके जेब में जाते थे, 15 पैसे जनता तक, जो खटाखट कर रहे हैं वो उसी पर कर रहे हैं। जब हम लोगों ने खाता खुलवाया उसका मजाक उड़ाया इन्होंने, हम लोगों ने जब डीबीटी की बात की तब इनके होश फाख्ता हो गए, और आज उसी पर कैसे एक बटन दबाइए खटाखट पैसे पहुंचेंगे, तो वो बात करते हैं दूसरे के हिसाब से। मैं बताना चाहता हूं, कौशिक जी ने जो कहा कि इन लोगों की सरकार थी महाराष्ट्र में, महावसूली अगाड़ी की, बुलेट ट्रेन का काम वो रोक रखा था इन्होंने। जब से हमारी सरकार आई है वहाँ काम चालू है, गुजरात में काम लगभग पूरा हो चुका है, महाराष्ट्र का काम बचा हुआ था और वो काम चालू है। एक आध साल में बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में दिख जाएगी। हिंदुस्तान का कौन ऐसा शहर है जहाँ पर इस समय अमृत योजना में स्मार्ट सिटी के लिए काम न चल रहा हो, बिजली के तार नीचे न किए जा रहे हों, शहरों को बेहतर न बनाया जा रहा, हर जगह काम चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के। इनको नहीं दिखाई देगा क्योंकि जनता ने इनको देखना बंद कर दिया है। इन्होंने कहा कर्ज की बात, विदेशी कर्ज की, हाँ, देश की अर्थव्यवस्था ये खराब करने पर बार बार तुले रहते हैं, लेकिन इनकी सरकार थी सोना गिरवी रखना पड़ा था,
एक रिजर्व नहीं रह गया था और सोना गिरवी रखकर, जानती है पैसा 100 करोड़ का कहाँ वो किया गया था? राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था कि इनको दिया जाएगा। सोना देश का गिरवी रखा जा रहा, राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया जाता था। आज 4.5 लाख करोड़ की जो है, अरब की आज जो हमारे पास जो है रिजर्व है, अभी आया था 3 दिन ठीक है पहले। कौशिक जी, आप तमाम बातों को सुन ही रहे हैं और क्या उपलब्धियां हासिल की है। ठीक है सर, आप ही की बातों के लिए कर रही हूँ उनसे, आप ही की बातों का जवाब ले रही हूँ। नहीं, मैं एक खत्म हो जाए, थोड़ा सा ठीक है सर, और है बस, कंप्लीट कीजिए। हाँ, इन्होंने महंगाई की बात की। हम ये कहते हैं कि ये जीडीपी हमको 112 लाख करोड़ दे गए थे, आज 3.25 लाख करोड़ की जीडीपी है। कहाँ जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था? 5वें नंबर पर विश्व में है, कहाँ जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था? परचेजिंग पावर में 3रे नंबर पर है, कहाँ जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था? आज मैन्युफैक्चरिंग में हम 2रे नंबर पर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में 2रे नंबर पर हैं, कहाँ जाएगी अर्थव्यवस्था? छोटा सा एक बात गिनवाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। 2004 से 14 तक डीजल का दाम इन लोगों ने, 4 में हम लोगों ने, अटल जी ने जो दिया था इनको, 116% बढ़ाया, हमने 14 से अभी तक 58% बढ़ाया, बहुत हल्ला मचाते हैं। पेट्रोल 112% इन्होंने बढ़ाया, हमने 35% बढ़ाया, कहते हैं महंगाई ज्यादा है। एलपीजी 230% इन्होंने बढ़ाया, हमने 13% बढ़ाया, ये कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। अभी आटा चावल दाल बहुत है, कहेंगे तो समय बीत जाएगा। इन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है और इन लोगों को बहाने नहीं सूझ रहे हैं चुनाव हारने के। कौन से बहाने बनाएंगे हम 4 तारीख को? कैसे विजय कौशिक जी? ठीक है, हमारे साथ फिलहाल शान खान जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शान खान जी, स्वागत है आपका। और अभी आप सुन ही रहे होंगे शाही जी को। शाही जी कह रहे हैं कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि 4 जून को कौन से बहाने बनाएंगे, क्योंकि जनता तो आपको समर्थन देने वाली है नहीं, आप लोगों ने कुछ कार्य किया नहीं, इसलिए जनता आपको नकारने वाली है। इसके साथ ही आप पूछ रहे हैं कि सरकार ने क्या कुछ कार्य किया है, तो शाही जी ने अभी कार्य भी गिनवाए कि बीजेपी ने इन 10 सालों में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं। शाही जी का कहना है कि करोड़ों खाते खोल दिए हैं, इसी वजह से अब आप मंचों पर जाकर लगातार कह रहे हैं कि गरीबों के खाते में पैसे आएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। देखिए रेसू जी, एक गालिब का एक शेर है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। भाजपाइयों की लुटिया गई है डूब। 4 तारीख को इनकी अंतिम यात्रा पूरे गाजे बाजे के साथ जनता निकालने जा रही है, क्योंकि इन्होंने देश को केवल लूटने खसोटने के अलावा कुछ नहीं किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, देश में भुखमरी बढ़ाई, गरीबी बढ़ाई, देश में महंगाई बढ़ाई, देश में बेरोजगारी बढ़ाई। आज देश में गरीब आम आदमी की रसोई दुभर हो चुकी है, वो महंगाई से करा रहा है। और इसके साथ साथ भाजपा ने देश में आर्थिक असमानता की खाई को और बड़ा करने का काम किया है। ये तमाम रिपोर्टें बताती हैं कि भारत में गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया है। और भाजपा इस चुनाव को पूरी तरीके से हार रही है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने महंगाई कम बढ़ाई, चलो कम से कम इन्होंने स्वीकार तो कर लिया कि महंगाई बढ़ी है। अब तक तो भाजपा ये कहते थे कि महंगाई बढ़ी ही नहीं है, ये स्वीकार तो कर रहे हैं कि इन्होंने महंगाई बढ़ाई है। ये तो महंगाई कम करने के लिए आए थे, ये तो काला धन लाने वाले थे, ये तो 15-15 लाख देने वाले थे, ये तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने वाले थे, ये तो स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे। ये तो कह रहे हैं कि हमने तो जो वादे किए भी नहीं थे, ये कह रहे हैं कि हमने जो वादे किए भी नहीं थे जनता से, हमने तो वो भी पूरे किए हैं। हाँ सही बात है, इन्होंने जनता से नहीं कहा था कि हम अदानी और अंबानी के नौकर बन के काम करेंगे, कर रहे हैं नौकर बन के काम, सच बात है। इन्होंने बहुत कुछ ऐसा जनता को नहीं कहा और आज कर रहे हैं, तो कहाँ गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो पहले से कहते हैं ना कि हम तो पूरे देश के सेवक हैं। मैं इसको लेकर आगे भी आपसे यहाँ पर चर्चा करूंगी, लेकिन डॉक्टर अमीन साहब, अगर हम वाराणसी सीट पर बात करें, क्योंकि वाराणसी सीट पर मतदान भी इसी चरण में होना है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने पहली बार यहां से चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा मुझे मां गंगा ने बुलाया है। हाल ही में उन्होंने कहा मां गंगा ने अब मुझे गोद ले लिया है। मां गंगा से तमाम काशी वासियों की आस्था जुड़ी है और जिस तरह से काशी में जाकर मां गंगा से स्वयं को प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं, क्या आप मानते हैं कि इसका भी उनको हर चुनाव में लाभ मिल रहा है? सर, आवाज मिल पा रही है?
चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन को। लेकिन शाही जी, जो बातें अभी यहाँ पर शान खान जी कर रहे थे उन पर तो आप जवाब दीजिएगा ही। इसके साथ ही आज वाराणसी में राहुल और अखिलेश ने जनसभा की और सपा मुखिया ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि विकास की बातें करते हैं आप लोग, डिफेंस कॉरिडोर की बात कही थी, लेकिन सुतली वाला बम तक आप लोग नहीं बना पाए। अखिलेश जी के आंखों, मैंने कहा ना कि पट्टी बंधी हुई है, राहुल जी के पट्टी बंधी हुई है। मैंने अभी कह दिया, ये जो दोनों लड़के हैं, दोनों लड़कों से गलती हो जाती है। बताइए किस तरीके का 50 चुनाव हार चुके राहुल जी, 14 से अध्यक्ष है अखिलेश जी, चुनाव हारते जा रहे हैं लगातार, लेकिन कोई फर्क नहीं है। फर्क किसको नहीं पड़ता है। अब मैं उसको बताने नहीं जाऊंगा कि अभी लोग बुरा मान जाएंगे हमारे कहने पर, किसको फर्क नहीं पड़ता, ये दुनिया जानती है। तो उनको ये कहेंगे, जाकर देखें ना ब्रह्मोस कहाँ बन रहा है। ब्रह्मोस जो है सफाई में थोड़े बन रहा है, ब्रह्मोस वहीं बन रहा है। और अगर ये लोग चाहे होते तो अभी तक ब्रह्मोस जो है 10 साल पहले बन गया होता और हम दुनिया को बेच रहे होते। आप जाइए देखिए, बेल्ट से लेकर और जो है टोपी तक कहाँ बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर में। नोड बना है, जो डिफेंस कॉरिडोर बना है हिंदुस्तान में 2 ही जगह बना है, एक तमिलनाडु में और एक जो है यूपी में, और बन रहा है यूपी में। इन्होंने क्या करना है भाई। ये तो दूसरे का जो है काम देखकर स्थिति, मैं कह रहा हूँ ना, बौखला गए हैं, व्याकुल हो गए ये लोग। आज वही वाला 4 तारीख को एक सबसे छोटा चुटकुला जो भगवंत मान जी ने कहा था, एक थी कांग्रेस, वही होने वाला है। मैंने नहीं कहा, इन्हीं के पार्टनर हैं जो दिल्ली में अभी तक एक दूसरे के गलबैया कर रहे थे, अब पंजाब में जाकर गाली दे रहे हैं। चन्नी साहब कह रहे हैं कि सूर्यास्त भगवंत मान मत। तो ये देखिए, इस तरीके तो गठबंधन वाले हैं। ममता बनर्जी 1 तारीख को जो है कह रही है 1 तारीख को बैठक में आएंगे, नहीं बैठक है, वो अभी बाहर ही बाहर हैं। ये लोग किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी 4 सीट नहीं जीतने की स्थिति में हैं। उनके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पर ये कटाक्ष क्यों न करें। आज उनके यहाँ जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का जो पहले का स्लोगन था, वो चरितार्थ हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये 4 सीटें, ठीक है शाही जी, आप कह रहे हैं कि ये 4 सीटें नहीं जीत रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे थे कि जो नारा लगा रहे थे 400 पार का, उन्हें डर सता रहा है 400 हार का। देखिए, अब अखिलेश जी, अब डर, ये देखिए, मैं कुछ ये इतना बड़ा ना भविष्यवक्ता हूँ ना पंडित हूँ, लेकिन जनता की नब्ज पहचानते हैं हम लोग। और ये लोग जहाँ सोचना बंद कर देते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सोचना शुरू कर देती है। इसीलिए हमारे बूथ, पूरे देश में हर बूथ पर एक व्यक्ति है हमारा, हर पन्ने पर एक हमारा प्रमुख है। इन लोगों के पास वो संगठन नहीं है, न क्षमता है। इसीलिए हम लोगों ने जो असेसमेंट किया, 400 पार का नारा दिया। आप बताइए कि पूरे देश में ऐसा कोई चुनाव हुआ, कोई प्रधानमंत्री बता दे कि जब से आप लोग जैसे मीडिया, सोशल मीडिया जब से आगे बढ़ा है, कोई ये ऐसा हुआ प्रधानमंत्री जो कहे कि हम चुनाव 4 तारीख को जीत रहे हैं और 125 दिन की हमारी जो है ये रोड मैप है कोई प्रधानमंत्री देश का? नहीं है, क्योंकि हमको जनता के ऊपर भरोसा है, जनता को हमारे ऊपर है। कांग्रेसियों ने तो पानी पी पर गाली दिया, अभी शान भाई भी गाली दे रहे थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन 10 किलो अनाज हम भी देंगे, ये चोरी करने की क्या जरूरत है भाई? हमारा आइडिया था, हमको तो गाली देते थे कि 5 किलो 80 करोड़ को आपने दरिद्र गरीब बना दिया, 10 किलो आप क्यों देंगे भाई? ये चीजें देखिए ना इन लोगों को। इन लोगों को मैं कह रहा हूँ, भागते जमीन नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो आप मंचों से वादे करते हैं, उन वादों को, उन दावों को भी कांग्रेसी कॉपी कर लेते हैं। शान खान जी क्या कहेंगे? देखिए रेसू जी, ये मानसिक दिवालियेपन का प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा प्रवक्ता। दरअसल इनको ज्ञान नहीं है कि इस देश में भोजन का अधिकार देने वाली सरकार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जो राइट टू फूड के माध्यम से लोगों को भोजन का अधिकार उन्होंने दिया था। आज ये जो राशन बांट रहे हैं ना, वो योजना भी कांग्रेस की शुरू की गई योजना है। दरअसल ये लोग या तो झूठ बोलते हैं, या तो ये इतने अज्ञानी है कि इनको ज्ञान नहीं है। इनको लगता है कि 2014 के बाद ही पूरी दुनिया का और पूरे देश का सर्जन हुआ है। ऐसे प्रकार के लोग हैं ये। दूसरी बात, ये बोल रहे हैं हम लोगों को राशन दे रहे हैं, फिर एक तरफ बोलते हैं कि भाई विकास भी हो गया। जब देश के 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पे निर्भर हो चुके हैं, तो विकास हुआ क्या है? बताइए ना मुझे, कहाँ पर विकास हुआ है? जिस देश में 140
करोड़ की जनसंख्या हो और 80 करोड़ लोग राशन पे निर्भर हो गए हो, उस देश में विकास क्या हुआ बताइए आप मुझे। ठीक है सर, मैं इसका इसका अर्थ जवाब है कि ले लेती हूँ। भाजपा मैं भी इस पर मानती पहले है जवाब ले कि लेती हूँ। गरीबी बढ़ी है देश में। ठीक है, शाही जी जवाब दे दीजिए इस बात पर जरा। रेशु जी देखिए, अगर विकास नहीं हुआ है, इनको नहीं दिख रहा है, तो ये 10 किलो का लालच क्यों दे रहे हैं? नहीं, विकास हुआ है तो 80 करोड़ लोग राशन पे क्यों निर्भर है? यदि विकास हो गया, नहीं बताइए आप मुझे। हाँ, या तो आप बताइए जो 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, या तो आप वो पात्र नहीं है। मैंने सर वो उनसे पात्र सवाल पूछ नहीं लिया है, है, वो मैंने पात्र सवाल नहीं है पूछ क्या लिया राशन है के? शान खान जी, मैंने सवाल पूछ लिया है आपकी तरफ से, वो जी। जवाब दे रहे हैं, जवाब दे दीजिए। बोलने नहीं देंगे। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत पॉइंटेड सवाल है। अगर 5 किलो मान लीजिए कि हम कोई विकास नहीं हुआ, हम 5 किलो दे रहे हैं, तो आप 10 किलो क्यों दे रहे हैं? हम मान रहे हैं ना गरीबी आपने बढ़ाई है, हम मान रहे हैं ना गरीबी आपने बढ़ाई है, तभी हम देंगे ना। आप मान लीजिए कि आपने गरीबी बढ़ाई है, हम मान रहे हैं गरीबी आपने बढ़ाई है। आप मान लीजिए गरीबी आपने बढ़ाई है, आप बोल दीजिए भुखमरी आपने बढ़ाई है। नहीं, इस देश आप सुनिए, आप सुनिए पहले। नहीं, बौखलाइए मत साहिब भाई, बौखलाइए मत, आप बौखलाइए मत। अच्छा ठीक है, शान खान जी धैर्य के साथ आप कंटिन्यू, आप लगातार खुद ही बोलते रहेंगे तो वो जो जवाब देना चाह रहे हैं वो कैसे दे पाएंगे? आप सुन ही नहीं पाएंगे। उनको कम से कम इतना अवसर तो दीजिए ना कि वो आपने जो सवाल पूछा है वो उस बात को कह सकें। शाही जी जवाब दे दीजिएगा। जी, मानसिक दिवालियापन दिखाई दे रहा है कि अज्ञानी कौन है। देखिए, अभी मैं स्पष्ट रूप से यही कह रहा था कि चलिए इन लोगों ने राइट टू फूड ले आए, लेकिन दिया नहीं। 2 रुपए 3 रुपए का प्रावधान किया था, हमने फ्री दिया, और कोरोना काल में देश को देना फ्री जरूरी था, हमने दिया अपने लोगों को और हम जनता को। अभी एक मैं जो बात करता हूँ, आप जो ये आंकड़े गिनाते हैं वो कोरोना काल के गिनाते हैं क्या? नहीं, पहले ये तो पहले मैं स्पष्ट बता कर रहा हूँ। दीजिए। सुन लीजिए रेशु जी, बस 30 सेकंड लूंगा, उसके बाद नहीं बोलूंगा। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, शरद पवार साहब जो है खाद्य मंत्री थे। तो उस समय देश में बहुत कहीं अकाल पड़ा था, कहीं सूखा पड़ा था। उस समय देश को ये था कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के लोगों को अनाज देना जरूरी है। माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा है, ये साक्ष्य है, और अभी डिबेट के बाद आपको मैं तुरंत भेज रहा हूँ इसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के लोगों को अनाज देना जरूरी है। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में दखल न दे, अनाज अभी जरूरी नहीं है, इन्होंने मना कर दिया था। ये साक्ष्य के साथ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना किया था इन लोगों ने, तो ये लोग क्या देंगे? अब तीसरी बात, आज कह रहे हैं राहुल गांधी जी का भाषण आपने अभी आप केवल इतना बताइए, देखो रेशु जी, इनसे केवल इतना पूछिए कि 80 करोड़ लोग जो राशन पे निर्भर हो चुके हैं वो राशन के पात्र हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग जो है गरीबी में जी रहे हैं, तो विकास हुआ कहाँ बताइए आप मुझे? या तो ये लोग अपात्र लोग को राशन दे रहे हैं, पात्र नहीं उनको भी राशन दे रहे हैं। जो 80 करोड़ लोग हैं वो अगर गरीबी में जी रहे हैं तो भी बताइए, क्योंकि आप 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दे रहे हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ी है ना, तभी तो उनको अनाज दे रहे हैं। इस सवाल को आप स्पष्ट कर दीजिए जो वो पूछना चाह रहे हैं। आज हमारा देश खुशहाल है कि हम अपने लोगों को देने की स्थिति में है, इनकी तरह नहीं है कि मुसलमानों को पहला हक देंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हो नहीं देंगे, पात्र लोग जिनके पास है उनको तो, जिनके पास है शाही जी पहले से, उनको तो नहीं देंगे ना। शाही जी एक सेकंड, मैं आप ही का प्रश्न पूछ रही हूँ। शान खान, मैं आप ही का प्रश्न पूछ रही हूँ। सर, अगर पहले से किसी के पास कोई चीज है, किसी के पास अगर अन्न का भंडार है, तो उनको तो आप नहीं देंगे। जिनके पास अन्न नहीं है, अनाज नहीं है, उन्हीं को देंगे ना। और ऐसे 80 करोड़ लोग हैं, आप मानते हैं कि जिनको आप अनाज दे रहे हैं। हमने समीक्षा कराई, 3.5 करोड़ राशन कार्ड फर्जी बना था कांग्रेस की सरकार में, हमने उसको रद्द किया। इन लोगों ने बनाकर ये सवाल क्या हो रहा है, उसका जवाब स्पष्ट रूप से मिल नहीं पा रहा। हम उसी की बात कर रहे हैं। जो पात्र है उनको दिया जा रहा है। तो जो पात्र है मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं क्या? नहीं, आप सुन लीजिए फिर से। सुना दीजिए सर, समझाइए जरा। समीक्षा चालू है उसकी फिर से। अब इसमें जो पात्र नहीं है, जो लोग अपनी उससे आगे बढ़ चुके हैं, उनका राशन फिर धीरे धीरे जो पात्र होंगे उन्हीं को मिलेगा। और इसकी समीक्षा इतने बड़े देश में आज देश के लोग देख रहे हैं कि ये राशन, ये मकान, ये शौचालय, ये घर में पानी, उज्ज्वला, ठीक है सर, समझ गए। शान खान जी वो कह रहे हैं कि फिर से समीक्षा करेंगे और जो लोग पात्र होंगे अब उनको दिया जाएगा। देखिए ये स्पष्ट रूप से मैं मानता हूँ कि इन्होंने देश में गरीबी और भुखमरी बढ़ा दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक कहता है कि 125 देश की सूची में भारत का 111वां स्थान है। यानी कि भारत में भाजपा की सरकार में
दिन प्रतिदिन गरीबी और भुखमरी बढ़ती चली गई। एक सर्वेक्षण ये कहता है कि भारत के 84% लोगों की आय जो है वो कम हो गई है, यानी उनकी जो आमदनी है वो कम हो गई है। तो यदि ये राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि देश में 80 करोड़ लोग सरकारी राशन पर निर्भर हो चुके हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, वो बताइए ना, उनके पास आय नहीं है, इसीलिए वो राशन पे निर्भर हो चुके हैं। इन्होंने क्या विकास किया बताइए मुझे? यदि 80 करोड़ लोग राशन पे निर्भर हो गए तो भाजपा ने विकास क्या किया? 10 किलो नहीं, राशन ही है, सिर्फ राशन ही है। 10 किलो का वादा क्यों कर रहा है? ये राशन ही है, हम मानते हैं ना। हाँ, सुनिए रेशू जी मैं उत्तर देना चाहता हूँ। रेशू जी, आप रेशू जी, चौथी अर्थव्यवस्था है, जर्मनी के बराबर हम है, चौथी अर्थव्यवस्था। ये लोगों ने नीति आयोग का रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे, वैश्विक रिपोर्ट पढ़ेंगे। हाँ, जो छोटा सा देश कहता है भूखमरी के, ये तो हमको श्रीलंका से भी पीछे बता देते हैं, ये हमको पाकिस्तान से भी पीछे बता देते हैं। आप कंप्लीट कीजिए शान खान जी। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या कहा कि आप 10 किलो देने का वचन क्यों दे रहे हैं? हम स्पष्ट रूप से ये मानते हैं कि भाजपा के शासन में देश में गरीबी और भुखमरी बढ़ी है, इसीलिए वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए लोगों को राशन मिलना चाहिए, हम इसके समर्थन में हैं। और हम आएंगे तो हम 10 किलो देंगे, क्योंकि इन्होंने लोगों का रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी, इसके लिए लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। दूसरी बात, तो इन्होंने कहा कि हम पांच अर्थव्यवस्था में हैं, चलो ठीक है, मानते हैं आंकड़ों में हम 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गए हैं, पर आप प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का नागरिक कौन से स्थान पे खड़ा है? भाजपा के प्रवक्ता बताएं मुझे कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का नागरिक कौन से स्थान पर है? जवाब लेती जरूर शान खान जी, लेकिन माफी चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।